जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे NCERT का क्लास 11th का वर्ल्ड हिस्ट्री से जो चैप्टर नंबर है 10th, उसको आज हम कवर करेंगे, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। NCERT क्लास 11th चैप्टर नंबर 10th वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो दोस्तों, आज हम इसके MCQ करेंगे जो लगभग होंगे 35 के आसपास, और डिटेल्स को एक एक को करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा अमरस्थल स्थित है? तो आपने इसका आंसर देना है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये ऑप्शन सी है, ओहियो और अपालाचिया, ये जो है ये वहाँ की पर्वत घाटियाँ हैं। क्या हैं दोस्तों? पर्वत घाटियाँ। ये वहाँ की पर्वत घाटियाँ आपको पड़ेंगी, ओहियो भी और अप्पालाचिया भी। और जो आपका मिसिसिपी है, ये वहाँ की नदी है। तो अमरस्थल क्या बचता है? एक ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन नंबर बी, अरिजोना। यहाँ ये वहाँ का क्या है? ये पड़ेगा वहाँ का मरुस्थल। और एक मरुस्थल और है वहाँ का दोस्तों, उसका नाम है नोवाडा उसका नाम है, जो वहाँ का एक मरुस्थल पड़ेगा। एक नोवाडा है, एक अरिजोना है। और जो ओहियो तथा अपालाचिया हैं, ये वहाँ की पर्वत घाटियाँ हैं। और जो मिसिसिपी है, ये वहाँ की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कनाडा के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो कनाडा में कितने % भाग पर वन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40%। और अगर वहाँ के मैं महत्वपूर्ण उद्योग की बात करूँ, तो वहाँ का जो महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है वो है वहाँ का मछली उद्योग। ठीक है दोस्तों, मछली उद्योग कनाडा का उद्योग। और वन कितने % पे है? 40% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तरी अमेरिका की प्रमुख फसल नहीं है? ये पूछ रहा है कि जो फसल नहीं है मुख्य फसल। तो देखो, जो कपास है, मकई है, गेहूं है, फल है, इनमें से आपने ऑप्शन बताना है। तो मकई वहाँ की प्रमुख फसल है, फल भी वहाँ के हैं, और गेहूं भी वहाँ की प्रमुख फसल है। तो सही जो आप क्या हो जाएगा इसका, जो नहीं है कपास इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में जलवायु की स्थिरता कब आई थी? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा लगभग 5000 वर्ष पूर्व। तो कितने साल पहले? 5000 वर्ष पूर्व वहाँ पे जलवायु में स्थिरता देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के लोग किसके मांस का अधिक प्रयोग करते हैं? तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे एक जंगली भैंसा होता है। क्या होता है दोस्तों? जंगली भैंसा, उसको वो बोलते हैं। जंगली भैंसा होता है जिसका वो मांस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसका जो नाम है वो है बाइसन इसका नाम है। जंगली भैंसा है वहाँ का, जिसका उत्तरी अमेरिका के लोग मांस के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के कबीले आपसी समझौते होने पर किस वस्तु का आदान प्रदान करते हैं? तो दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका के कबीले थे, वो जब वहाँ पे आपस में कोई लड़ाई हो जाती थी, तो उसके बाद जब समझौता था, तो उस समझौते के तहत क्या करते थे? रंगीन सीपियों को, जो वहाँ रंगीन सीपियाँ पाई जाती थी, रंगीन सीपियाँ, उनसे एक बेल्ट का निर्माण करते थे, जो सम्मानपूर्वक को एक दूसरे को देते थे। समझौते होने के बाद क्या होता था? रंगीन सीपियों, और इनको ही बोला जाता था वेम्पुम बेल्ट। क्या बोला जाता था? वेम्पुम बेल्ट। रंगीन सीपियों का यह बना होता था, इसको मिलाकर इनको बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयू जैक्सन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो एंड्रयू जैक्सन जो थे, ये बात है दोस्तों 1832 के आसपास की, 1832 की बात कर रहा है ये। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमेरिका में 1832 में जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम था दोस्तों एंड्रयू जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1776 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1776 में अमेरिका देश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो किस देश का निवासी था? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये रूसो था, ये एक दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक था एक। और इसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सामाजिक संविदा। इसकी जो बुक थी रूसो की लिखी, उसका नाम था सामाजिक संविदा। ये इसने एक बुक लिखी थी, और ये 1712 में इसका जन्म हुआ था। 1712 से लेकर और 1778 तक इसका कार्यकाल या जीवन आप कह सकते हैं रहा। 712 में इसका जन्म हुआ था और 778 में इसका डेथ हुई थी। तो जो रूसो था, ये कहाँ का था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। ये फ्रांस से संबंधित था,
और दार्शनिक था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सामाजिक संविदा। जन्म हुआ था इनका 1712 में और मृत्यु हुई थी 1778 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, अमेरिकी फ्रंटियर का अंत किस वर्ष हुआ? अमेरिकी फ्रंटियर का अंत किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1892 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में यूरोपीय लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बसने लगे थे? तो ये शताब्दी थी दोस्तों लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास की ये बात है। हालांकि 18वीं और 19वीं शताब्दी दोनों माने जाते हैं, बट सुटेबल जो आंसर होगा इसका 19वीं शताब्दी होगा। जो यूरोपीय लोग थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बसने लगे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दास प्रथा का अंत हुआ था दोस्तों अमेरिका में, और इसमें जो दास प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी अब्राहम लिंकन ने। क्या नाम था उनका? अब्राहम लिंकन। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दास प्रथा का अंत करने में। तो ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1865 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल निवासियों की बेदखली के लिए यूरोपवासियों ने कौन सा ढंग अपनाया? पहला ऑप्शन है उन्हें हटने के लिए प्रेरित किया गया, सेकंड उन्हें हटने के लिए धमकाया गया, या फिर थर्ड उन्होंने मूल निवासियों के साथ धोखा किया, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन दिया है 1867, इसमें भी एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। तो इसमें क्या घटना हुई थी दोस्तों? इसमें जो अपना अमेरिका है, अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था। किसको खरीदा था? अलास्का को। और किससे खरीदा था? रूस से। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पेपर में आया था कि अमेरिका ने अलास्का को किससे खरीदा? तो रूस से खरीदा था। अलास्का को खरीदा था, अमेरिका खरीदने वाला था, और कब खरीदा था? 1867 में खरीदा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1867 की बात है, अमेरिका ने अलास्का को खरीदा था और किससे खरीदा था? रूस से खरीदा था। और अब जो दास प्रथा का अंत हुआ था वो आया था 1865 में। ठीक है दोस्तों, उसके 2 साल बाद ही अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। और अब्राहम लिंकन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दास प्रथा का अंत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरोकी कहाँ के निवासी थे? 14 जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ख ऑप्शन, यानी कि जॉर्जिया के। इसके बारे में आपको बताऊं मैं, ये जो थे अमेरिका के जो जॉर्जिया नामक एक राज्य था, ये अमेरिका में एक राज्य पड़ता था जॉर्जिया। अमेरिका का राज्य था जॉर्जिया, और वहाँ का एक कबीला था जिसको कबीले को बोला जाता था चिरोकी। ये क्या था? वहाँ का एक कबीला था। तो होता क्या है दोस्तों कि इन ये जो कबीला था चिरोकी, इन्होंने वहाँ की जो अंग्रेज़ों की जीवन शैली थी वो भी सीखी, और उसके बाद भी इनको नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। ठीक है दोस्तों, जो चिरोकी थे ये जॉर्जिया नामक एक राज्य था अमेरिका में, वहाँ का एक कबीला था जिन्होंने अंग्रेजी सीखी, वहाँ के जीवन शैली सीखी, वहाँ का जीने का रहन सहन का ढंग सीखा, और उसके बाद भी इनको नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था चिरोकी कबीले को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किन के सफ़र की तुलना आंसुओं की राह से की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा चिरोकियों की। मैंने अभी आपको बताया कि ये अमेरिका का एक राज्य था जॉर्जियो, जिसका एक कबीला था, और इन्होंने अपनी जीवन शैली को ऐसे डाला था अमेरिका के हिसाब से, फिर भी इनको नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। तो अमेरिका का जो उस टाइम राष्ट्रपति था उन्होंने इनको बेदखल कर दिया था, और लगभग 15,000 जो चिरोकी थे ये मरुस्थल की ओर चल दिए थे, और रास्ते में ही इनका लगभग 1/4 भाग जो था वो मर गए थे। तो इनकी जो राह थी उसकी तुलना की गई थी आंसुओं की राह से। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो ये आएगा ट्रेल ऑफ टीयर्स या आंसुओं की राह। और ये किन से संबंधित था? ये चिरोकियों से था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनको अपने देश से बेदखल कर दिया था चिरोकियों को। और ये 15,000 जो थे, कहने में ये अमेरिकी थे, और ये मरुस्थल की ओर चले गए, तो जहाँ थे रास्ते में ही इनकी लगभग 1/4 की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनकी जो राह थी उसको नाम दिया गया था आंसुओं की राह या फिर ट्रेल ऑफ टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा कब संयुक्त राज्यों का एक संघ बना? तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1867 में, 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? तो 17 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1876 में।
इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, कनाडा कब एक राज्यों का संघ बना था, 1867 में। और जो कनाडा इंडियस एक्ट पास हुआ था 1876 में। ठीक है दोस्तों, लगभग 9 साल बाद। और इससे पहले 1867 में एक और घटना हुई थी, मैंने आपको पीछे बताई थी। क्या हुआ था कि अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था 1867 में, और 1867 में ही कनाडा एक सोवियत राज्यों का एक संघ बना था। और उसके 9 साल बाद 1876 में लगभग कनाडा इंडियंस एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां। ये शब्द किसने कहे कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं तथा नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक स्कॉटलैंड का अप्रवासी था। किस देश का था वो? स्कॉटलैंड का एक अप्रवासी था, घूमने आया था वो अमेरिका में, कनाडा में सॉरी। और वो कनाडा के निर्माण को देखकर, कनाडा का रेल निर्माण था, या जो रेलवे का निर्माण कार्य उस टाइम चल रहा था, रेल निर्माण कार्य चल रहा था, तो उसको देखकर उसने ये बोला था कि जो पुराना कनाडा था वो बिल्कुल घोंगे की चाल से, यानी कि बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहा था, बट आज के समय को देखकर लगता है कि ये किसी एक्सप्रेस गाड़ी की गति की तरह चल रहा है। तो ये कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी। इन्होंने ये बात बोली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट कब पास हुआ? तो ये क्या था दोस्तों इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट? इसमें ये था जो वहाँ के मूल निवासी थे अमेरिका के, उनको ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार दिया गया था। क्या अधिकार दिया गया था कि एक तो वो ज़मीन खरीद सकते हैं, पहला अधिकार तो ये था ज़मीन खरीदने का, और दूसरा अधिकार क्या था? ऋण लेने का अधिकार। ये दोनों अधिकार उनको दिए थे। तो ये कब दिए थे? 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1934 में। कब दिए गए थे? 1934 की ये बात है दोस्तों। इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पारित हुआ था जिसमें ज़मीन खरीदने व ऋण लेने की बात के बारे में अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी के इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के अधीन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को कौन सा अधिकार दिया गया था? तो मैंने आपको बताया कि संपत्ति खरीदने का इनको अधिकार दिया था और ऋण लेने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1954 में। क्या किया गया था? डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स एक्ट पारित किया गया था 1954 में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जिस प्रदेश में रहते थे वह कहलाता था, तो उसको क्या बोलते थे? इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसको बोलते थे टॉरस स्ट्रेट टापूवासी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? टॉरस स्ट्रेट टापूवासी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो जो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी वो एक हॉलैंड का व्यक्ति था। कहाँ का था? हॉलैंड का व्यक्ति था एक ये, और ये 1606 में वहाँ पहुँचा था। 1606 में ये पहुँचा था वहाँ पे, 1606 में। और इनका नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम था इनका साथियों? विलियम जोन्स इनका नाम था, जिन्होंने 1606 में खोज की थी। ठीक है साथियों। और अगर हम बात करें दोस्तों ए.जे. तास्मान की, ये जो ए.जे. तास्मान है, ये इन्होंने जो 1642 में इन्होंने भी यात्रा की थी ऑस्ट्रेलिया की। कब की थी? 1642 में। और इन्होंने एक टापू पे वहाँ पहुँचे थे जिसका नाम था बॉटनी बे। ये बॉटनी बे टापू का नाम था। और इन्होंने फिर इसका बाद में नाम रखा था न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम रखा था? न्यू साउथ वेल्स इन्होंने इसका नाम रखा था। और इन्होंने वहाँ पे मानचित्र भी तैयार किया था दोस्तों। वहाँ पहुँचकर, इस टापू पे पहुँचकर मानचित्र एक तैयार किया था इन्होंने, और जिस पर लगभग 180 स्थानों को इन्होंने चित्रित किया था, जिससे आने वाले नाविकों को इसके बारे में जानकारी मिली थी और लाभ पहुँचा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, जेम्स कुक किस देश का प्रसिद्ध नाविक था? तो जो जेम्स कुक था ये था दोस्तों इंग्लैंड से संबंधित, इंग्लैंड का एक यात्री था जेम्स कुक। और ये 1770 में ऑस्ट्रेलिया के टापू पर पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1770 में। ठीक है दोस्तों। और सॉरी दोस्तों, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बताया
एक मिनट मैं पीछे आपको बता देता हूँ, जो मैंने इसमें शायद मैंने थोड़ा मिस्टेक गलती से कुछ और बोल दिया। जो ये A.J. थॉमसन था, ये पहुंचा था 1642 में, और ये टापू पे जिस पे पहुंचा था उसका नाम इन्होंने रखा था तस्मानिया, अपने ही नाम से इन्होंने रखा था तस्मानिया। ये बाय मिस्टेक हो गया और इसको ठीक कर लेना आप। तस्मानिया ने उस टापू का नाम रखा था A.J. थॉमसन ने। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा था 1642 में। और सबसे पहले कौन पहुंचा था, खोज की थी, वो पहुंचा था विलियम जोन्स, ये पहुंचा था 1606 में। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ का था, ये हॉलैंड का था, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 24, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड का। जेम्स कुक कहाँ का था, इंग्लैंड का था, और इसका नाम आपने पढ़ा भी होगा, कैप्टन जेम्स कुक इसको बोलते हैं। कैप्टन भी इसके नाम के आगे लगा देते हैं कभी कभार, कैप्टन जेम्स कुक इसका पूरा नाम है। और इन्होंने 1770 में, जो ये थे इंग्लैंड के जेम्स कुक, 1770 में ऑस्ट्रेलिया के टापू ये पहुंचे थे, वो बॉटनी बे पे, बॉटनी बे एक टापू का नाम था बॉटनी बे, इस पे ये पहुंचे थे। और इन्होंने इसका नाम रखा था न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, ये नाम इन्होंने रखा था। और इन्होंने मानचित्र भी तैयार किया था। कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के थे, जेम्स कुक इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था। तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, इंग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड ने अपनी प्रथम बस्ती ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थापित की थी। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिडनी में। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इंग्लैंड ने अपनी प्रथम बस्ती ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थापित की थी, सिडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको पता ही होगा कहाँ पे है। तो ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1911 में, 1911 में, और ये थी कैनबरा। क्या नाम था इसका, कैनबरा। और आपको और बता दूं, पहले इसका नाम कैनबरा नहीं था, शुरू में इसका जो नाम देने की बात आई थी, वो नाम देने की बात आई थी वुल व्हीट गोल्ड। ये वहाँ नाम देना था वुल व्हीट गोल्ड, ये पूरा नाम था। बट पहले इसका नाम ये रख जाने की बात कही गई थी, बाद में इसका नाम जो रखा गया था वो कैनबरा रखा गया था। और ये स्थानीय शब्द था वहाँ का एक, जिसका नाम था स्थानीय शब्द का कैम्बरा, कैम्बरा, ये वहाँ का एक स्थानीय शब्द था। और जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्थ इसका होता है सभा स्थल, सभा स्थल। किसका नाम, कैनबरा का नाम क्या होता है, सभा स्थल। और जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी कैनबरा, वो बनी थी 1911 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा कब बनाई गई। तो ये मैंने अभी आपको बताया, ये 1911 में बनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है W.E.H. स्टेनर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। W.E.H. स्टेनर की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था दी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, और ये इन्होंने लिखी थी 1968 की बात है दोस्तों, ये 1968 1968 की बात है। और अगर मैं बात करूँ पहले ऑप्शन की, वाइट वरंट डी वी टोल्ड, इसको लिखा था हेनरी रेनॉल्ड्स ने, इसका नाम था हेनरी रेनॉल्ड्स। इन्होंने ये बुक लिखी थी वाई वरंट वी टोल्ड, ये बुक इन्होंने लिखी थी हेनरी रेनॉल्ड्स ने। और जो अगर W.E.H. स्टेनर की बुक की बात करें तो इन्होंने लिखी थी द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, 1968 में इन्होंने लिखी थी। ऑस्ट्रेलियन की सरकार ने बहुसंस्कृतिवादी की नीति को कब अपनाया था। तो 30 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1974 में, 1974 में। और ये था क्या दोस्तों, ये था जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, या फिर जो यूरोपीय थे, यूरोप से आए हुए थे, या फिर एशिया वाले थे, जो एशिया से थे, इनकी जो संस्कृति थी, जो इनकी संस्कृति थी, उसको बराबर का दर्जा दिया था। क्या दिया था, बराबर का दर्जा दिया था। ठीक है दोस्तों, जबकि 1974 तक अगर हम बात करें, 1974 तक जो गैर गोरे थे, जो गैर गोरे लोग थे, गैर गोरे, उनको ऑस्ट्रेलिया से बाहर रखा गया था दोस्तों। 1974 से पहले क्या था, जो गैर गोरे थे, जो अश्वेत लोग थे, उनको ऑस्ट्रेलिया से बाहर रखा गया था। बट 1974 में इन्होंने बहुसंस्कृतिवाद की नीति अपनाई थी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने, और इसमें जो वहाँ के मूल निवासी थे और जो एशिया के थे या यूरोप के थे या कोई भी अप्रवासी था, तो उसकी संस्कृतियों के हेतु इन्होंने बराबर का सम्मान प्रकट किया था। तो 1974 में इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 आता है, जूडिथ राइट कौन थी। तो ये कौन थी दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलिया की लेखिका थी। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया की लेखिका, और इन्होंने वहाँ के निवासियों के लिए, मूल अधिकारियों के लिए अभियान चलाया था, जिस कारण ये चर्चा में रही थी जूडिथ राइट, और ये क्या थी, ऑस्ट्रेलिया की लेखिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंग्लैंड ने अपनी प्रथम बस्ती ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थापित की थी? इंग्लैंड ने अपनी प्रथम बस्ती ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थापित की थी? तो ये आपको मैंने पहले बताया था, इसका आंसर हो जाएगा सिडनी में। और 1788 की बात है दोस्तों, 1788 में। और इससे पहले क्या होता था, यहाँ जो ब्रिटेन के अपराधी थे, जो भी ब्रिटेन के अपराधी होते थे, अपराधी, उनको यहाँ पर भेजा जाता था, अपराधियों को यहाँ पर भेजा जाता था देश निकालेगा दंड देकर। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ इसके बी ऑप्शन की, न्यू साउथ वेल्स में, इस ये वहाँ पे आपको पता ही होगा, जेम्स कुक 1770 में, आपको याद हो शायद, जो मैंने पीछे भी पढ़ाया है जेम्स कुक के बारे में, 1770 में जो इंग्लैंड से संबंधित था, ये टापू बॉटनी बे पे पहुंचा था। और जो इसका सी ऑप्शन है तस्मानिया, ये थे एजे तास्मान थे जो 1682 में इन्होंने खोज की थी, तस्मानिया ने। ठीक है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी इन्होंने 1642 में, 1642 में इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हमें बताया क्यों नहीं गया? तो अगर हम इसको इंग्लिश में लिखा आएगा, वाई वर नॉट वी टोल्ड, वाई वर नॉट वी टोल्ड, या फिर हमें क्यों बताया क्यों नहीं गया। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएगा दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि हेनरी रोनाल्ड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में टेरा न्यूलियस नीति का अंत कब किया गया? ये कब किया गया था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1992। ये क्या था साथियों? टेरा न्यूलियस नीति। इसके अंतर जो 1770 से पहले की ज़मीन थी साथियों, 1770 से पहले जो ज़मीन थी, 1770 से पहले की ज़मीन पर मूल निवासियों को मान्यता दी गई कि 1770 से पहले जो ज़मीन जिसके नाम पर है वो उसी के नाम पर ही रहेगी। तो इसको क्या बोला गया था? टेरा न्यूलियस नीति। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया गया था? अब पहले तो ये बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। तो बात है ये 1999 से पहले की बात है दोस्तों, 1999 से पहले की बात है। जो बच्चे अवैध संबंधों से उत्पन्न होते थे, ठीक है दोस्तों, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। ऐसे बच्चे जो अवैध संबंधों के कारण उत्पन्न होते थे उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था और उनके साथ घोर अन्याय किया जाता था। ठीक है दोस्तों। और ये बात है, और 1820 से लेकर लगभग 1970 तक, 1820 से लेकर 1970 तक एक काफ़ी लंबा टाइम बनता है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो बच्चे गुम हुए हैं, जो या फिर अवैध संबंधों के कारण जिनको सम्मान नहीं मिला या फिर वो मर गए हैं, उनके लिए इन्होंने क्षमा मांगी थी। तो इस कारण इन्होंने फिर क्या किया था, 26 मई 1999 को इन्होंने दिवस मनाया था ऑस्ट्रेलिया में, राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस। और ये इसी कारण हर साल 26 मई को मनाया जाता है। 1999 को पहली बार ये मनाया गया था। तो दोस्तों ये हमारे थे एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 से संबंधित 35 MCQ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।